हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उच्चतर पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला सुनाया था कि हायर पेंशन के रिगार्डिंग जो फैसला सुनाया है, उसके तहत यदि आप ईपीएस में फुल पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपकी पेंशन जो है वो किस तरह से आपको मिलेगी और आपका ईपीएफ में जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज इसी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में फुल डिटेल दी है। तो उसके बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस डिटेल के बारे में। आपके लिए ठीक है ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का इंतजाम। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की सीमा हाल तक 7500 रुपए प्रति महीने की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया फैसले के जरिए अब इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। अब आपकी पेंशन इस पर निर्भर करेगी कि आखिरी पेंशन योग्य सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता मिलकर कितनी थी। इस रूलिंग से लेबर एक्टिविस्ट्स खुश हैं। भारतीय मजदूर संघ के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सारा संदेह खत्म कर दिया है। अब सभी लोगों को उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर पेंशन मिल सकती है। मेरी राय तो यही है कि कर्मचारी फुल पेंशन का विकल्प चुने। हालांकि कदम बढ़ाने से पहले आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह ज्यादा पेंशन आपकी ही जेब से आएगी। अभी आपकी पेंशन योग्य सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ में जाता है। आपका एम्प्लॉयर इस 12% रकम के बराबर अंशदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले एम्प्लॉयर के अंशदान का 8.33% हिस्सा या 1250 रुपए से जो भी ज्यादा हो ईपीएस में जाता था और बाकी हिस्सा ईपीएफ में रहता था। अब अगर आप फुल पेंशन का विकल्प चुनेंगे तो आपकी पेंशन योग्य सैलरी का पूरा 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाएगा। इस तरह ईपीएस में आपका अंशदान बढ़ जाएगा, लेकिन ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन उसी के अनुपात में कम हो जाएगा। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर आप 58 साल के हो और 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर होने वाले हो और फुल पेंशन चाहते हो तो आपको ईपीएस में एम्प्लॉयर के अंशदान का पूरा 8.33% हिस्सा उस तारीख से ईपीएस में शिफ्ट कराना होगा जब से आपने नौकरी शुरू की थी। इस तरह अगर आपकी सैलरी 7% सालाना की दर से बड़ी हो और अभी 90,000 रुपए हो तो पिछले 35 वर्षों के अतिरिक्त अंशदान करीब 10.35 लाख रुपए होगा। इसमें ब्याज भी जोड़ा जाएगा। असल फर्क ब्याज से ही पड़ेगा। जब आप ब्याज जोड़ेंगे तो अतिरिक्त अंशदान करीब 45.15 लाख रुपए हो जाएगा। आपको यह पूरी रकम ईपीएफ से ईपीएस में शिफ्ट करानी होगी। ऐसा होने पर ही आप पूरी पेंशन यानी 45,000 रुपए प्रति महीना पाने के हकदार हो पाएंगे। देखिए, अगर आप भविष्य के लिए बचत पर अभी पैसा खर्च करने को तरजीह देते हो तो आपको फुल पेंशन का विकल्प जरूर चुनना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि रिटायरमेंट सिक्योर हो करने के लिए ईपीएफ से पैसा ईपीएस में शिफ्ट करना बहुत जरूरी नहीं है। फिनसेफ इंडिया की डायरेक्टर और मुद्रा की को फाउंडर मृण अग्रवाल ने कहा, बेहतर यह होगा कि ईपीएफ में पैसा जमा होने दिया जाए और रिटायरमेंट के समय उसका निवेश किया जाए, क्योंकि उस वक्त कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। हालांकि रुपए पैसे के मामले में कुशल लोग भी हो सकते हैं कि उम्र बढ़ने पर निवेश के मामले ठीक से संभाल ना पाए, जबकि उसी समय उन्हें हर महीने न्यूनतम निश्चित रकम की जरूरत होगी। प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अमोद जोशी ने कहा, जीवन अवधि बढ़ाने के साथ हमें पहले से ज्यादा समय के लिए रेगुलर मंथली इनकम की जरूरत है। लिहाजा लोग अगर ज्यादा ईपीएस कंट्रीब्यूशन का विकल्प चुने तो बेहतर होगा। अगर आप ईपीएस में पैसा जमा करते रहने का विकल्प चुनते हैं तो हो सकता है कि आप इससे एन्युटी खरीदें। हालांकि किसी बीमा कंपनी से खरीदी गई एन्युटी से आपको कुछ कम पैसे मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एलआईसी जीवन अक्षय में 45.15 लाख रुपए लगाएं तो आपको 32,054 रुपए की मंथली एन्युटी मिलेगी। वहीं ईपीएस के तहत मंथली पेंशन 37,500 रुपए होगी। देखिए, ईपीएस के तहत पेंशन पर एन्युटी की तरह टैक्स लगता है। लिहाजा आपको रिटायरमेंट के बाद अपनी टैक्स देनदारी का आकलन करना होगा। अग्रवाल ने कहा, चूंकि पूरी पेंशन पर टैक्स देना होगा, लिहाजा ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना उन लोगों के लिए फायदेमंद शायद नहीं हो जो ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। हालांकि निचले टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए यह कारगर है। डेट फंड्स में निवेश करना और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का विकल्प चुनना ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आने वाले रिटायर्ड लोगों के लिए टैक्स देनदारी के लिहाज से सबसे अच्छा रास्ता है। अगर कोई लोअर टैक्स ब्रैकेट में हो तो भी उसे सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम से ज्यादा यील्ड वाले सेफ इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा उपयोग करने के बाद ही अतिरिक्त रकम ईपीएस में डालनी
चाहिए। कैलकुलेशन के लिए हमें 7% सालाना की सैलरी हाइक का अनुमान लगाया है। यह आपके लिए अलग हो सकती है और उसी के हिसाब से ईपीएफ से ईपीएस में ट्रांसफर की जाने वाली रकम में भी फर्क हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी सैलरी कैरियर के ज्यादातर वक्त में कम रही, लेकिन आखिर के कुछ साल में उसमें भारी बढ़ोतरी हुई। जोशी ने बताया, सैलरी में अचानक बढ़ोतरी के कारण इन लोगों को काफी फायदा होगा और उन्हें अधिक पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए। अगर आपको इसका अंदाजा नहीं है कि समय के साथ आपकी सैलरी में कैसे बढ़ोतरी हुई है, तो आप ईपीएफओ ऑफिस से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ईपीएफ से ईपीएस में कितना पैसा ट्रांसफर करना होगा। ईपीएफओ आपसी सैलरी ग्रोथ के आधार पर इस रकम की जानकारी देगा। ईपीएस का कॉर्पस काफी बड़ा है और उसे लेबर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह रिस्क फ्री है। अभी ईपीएस में अधिक रकम आ रही है और उससे निकलने वाली रकम कम है, इसलिए यह सेफ प्रोडक्ट दिखता है। 2015-16 में पेंशन फंड से कुल 32,307 करोड़ रुपए आए थे, जबकि इसमें 13,545 करोड़ रुपए निकले थे। इससे 17,762 करोड़ रुपए का सरप्लस हो गया था। यह पेंशन फंड पर 2015-16 में 21,622 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम से हुई थी और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आज के युवा कामगारों की जब उम्र बढ़ेगी और ईपीएस के तहत पेंशन की रकम में कई गुना की बढ़ोतरी होगी, तब स्थिति बिगड़ सकती है। एक्चुअरियल वैल्यूएशन के मुताबिक मार्च 2019 में ईपीएस शॉर्टफॉल 61,608 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2015 तक कम होकर 5,027 करोड़ रुपए रह गया था। एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर केरल हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया गया तो ईपीएस कॉर्पस फिर से डेफिसिट में जा सकता है। ईपीएफओ के पूर्व सदस्य बीपी पंत ने बताया, अभी ईपीएस के पास जितना फंड है वो आने वाले वर्षों में पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में मौजूदा हालात में अधिक पेंशन देने की कल्पना तक करना मुश्किल है। एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ कंपनियां एम्प्लॉयज के स्पेशल पे के एक हिस्से को बेसिक पे में जोड़ सकती है ताकि उनकी पेंशन योग्य सैलरी रिटायरमेंट के करीब पहुंचने पर बढ़ जाए। हालांकि इससे ईपीएस पर और दबाव बढ़ेगा। क्या ईपीएस भविष्य में भारी पेंशन का बोझ उठा पाएगा? इस पर एक्सपर्ट की राय बंटी हुई है। कुछ लोग जहां इस मामले में एक्चुअरियल वैल्यूएशन का हवाला देकर डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह सरकार की चिंता है। उपाध्याय ने बताया, एम्प्लॉयज को आखिर ईपीएस कॉपर पर माथापच्ची क्यों करनी चाहिए? इसे मैनेज करने का काम सरकार का है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट्स है? आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। क्या आपको ज्यादा पेंशन का विकल्प जो है चुनना चाहिए, और यदि आप ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो किस तरह से जो आपको फायदा होगा, ये आप मुझे जरूर जो है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।